किसान साथियों नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के इस अंक में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपसे हर बार एक नए विषय के साथ आकर मिलते हैं। आज भी एक ऐसा ही खास और बेहद रुचिकर विषय लेकर हम कृषि दर्शन में आपसे मिलने आए हैं। आज हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश में मटर और गोभी वर्गीय सब्जियों से किसान किस तरह से अपनी आमदनी को बढ़ा सकता है, इस विषय को लेकर। और इस विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारे विषय विशेषज्ञ के तौर पर हमसे जुड़े हैं डॉक्टर HR शर्मा और डॉक्टर अमित विक्रम। आप दोनों ही UHF नौणी में सब्जी विज्ञान विभाग में प्रोफेसर की हैसियत से कार्यरत थे। आप दोनों से आपकी मुलाकात हम करवाएं उससे पहले ही किसान साथियों को बता दें कि आज का ये कार्यक्रम लाइव फोन इन कार्यक्रम है। अगर आप भी अपनी समस्याओं के समाधान इस विषय से संबंधित चाहते हैं या फिर नई जानकारी चाहते हैं, कुछ नई चीज़ें जानना चाहते हैं, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 2800 दूसरा हमारा नंबर है 2800 शिमला से बाहर के जितने भी हमारे दर्शक हैं वो 0177 हमारा STD कोड लगाकर हमसे बात कर सकते हैं। तो चलिए आज के विषय पर आज के हमारे विषय विशेषज्ञों से आपकी मुलाकात करवाते हैं और उनसे जानकारी जुटाते हैं। डॉक्टर HR शर्मा, सबसे पहले तो आपका और डॉक्टर अमित विक्रम आपका, आप दोनों का हम आज के कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। नमस्कार। जैसे कि आपको मालूम ही है कि आज हम मटर और गोभी को लेकर बात करने वाले हैं। इन दोनों ही सब्जी की जो वर्ग हैं उनको लेकर बात करने वाले हैं। तो पहले डॉक्टर शर्मा आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं और किसानों की आमदनी की बात करते हैं, तो अगर शीत ऋतु में ये दोनों ही फसलें जो उगाई जाती हैं, इन फसलों की बात करें तो ये क्या भूमिका निभाती है किसानों की आमदनी को बढ़ाने में? देखिए, ये जो दोनों सब्जियां हैं, मटर, फूल गोभी जी, ये बड़ी महत्वपूर्ण सर्दी की फसलें हैं। जी जी। जहाँ तक मटर का सवाल है तो ये नंबर 1 सब्जी है हिमाचल प्रदेश की जी, जो कि एरिया के हिसाब से पहले नंबर पे है। फूल गोभी जो है तीसरे नंबर पे आती है, दूसरे पे टमाटर है जी। तो पर दोनों की अगर देखा जाए उत्पादकता हमारी जो है नेशनल एवरेज से दोनों फसलों की ज़्यादा है। ये बड़ी सौभाग्य की बात है किसानों के लिए। अच्छी बात है कि हमारी जो उत्पादन क्षमता है दोनों की, जो हमारी नेशनल एवरेज दोनों की ये बात कर रहे हैं मटर और गोभी की, तो दोनों की ज़्यादा है जी। तो फिर भी कुछ समस्याएं हैं, कुछ आगे किसान इसमें और इसको सुधार सकते हैं, अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। इस पे हम आगे चर्चा करेंगे। जरूर। डॉक्टर अमित, आपसे जानना चाहते हैं कि अगर हम हिमाचल प्रदेश की खासतौर पर बात करें तो कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ये फसलें बहुत अच्छे से उगाई जा सकती है? कैसी जलवायु में ये फसलें अधिक फलती फूलती हैं? देखिए, हिमाचल प्रदेश की जो भौगोलिक परिस्थिति है वो इस प्रकार की है कि हमारे पास गर्म क्षेत्र से लेकर के अत्यधिक ठंडे क्षेत्र तक पूरे जो हैं वो जोन मौजूद हैं। तो उनमें ये दोनों ही फसलें वर्ष भर लगाई जा सकती हैं और लगाई भी जा रही हैं। अगर हम जैसे गोभी की बात करें तो हमारे जो ऊपरी क्षेत्र हैं, जैसे लाहौल स्पीति हो गया, किन्नौर हो गया, शिमला हो गया, इसमें गर्मियों में गोभी की फसल, बंद गोभी की, फूल गोभी की अच्छी फसल आजकल हो रही है। उसके अतिरिक्त अगर हम नीचे की तरफ आ जाते हैं तो सर्दियों में जो है गोभी की फसल सफलतापूर्वक जो है किसान उगा रहे हैं जी। और उससे लाभ भी हम कमा रहे हैं जी। डॉक्टर शर्मा, आपसे जानना चाहते हैं कि अगर हम इन सब्जियों की बात करते हैं, फसलों की बात करते हैं, तो सबसे पूर्व ये जान लेते हैं कि जब किसान सोचता है कि उसे मटर की खेती लेनी है या उसको गोभी की खेती लेनी है, तो उससे पूर्व उसको किन बातों का ख्याल रखना होता है, या फिर जब वो खेती बाड़ी कर रहा है तो उसको किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है? देखिए, सबसे पहले तो हमारा किसान क्या चाहता है जी। उसको तो पैसा मिले जी, आमदनी बढ़े, परिवार खुशहाल रहे जी। तो पहली प्राथमिकता तो है कैसे संभव हो सकता है। जो भी खेती है, खेती हमारी कौन कौन से घटक हैं जी, जी। जिसके ऊपर हम सोच विचार कर सकते हैं, कौन से बिंदु हैं। तो सबसे पहले बात आती है जैसे कौन से मौसम में लगाया जाए जी। जैसे डॉक्टर साहब ने बात करी, ये पूरा साल लगती है जी, ठीक है। परंतु आजकल गोभी लगाएंगे सर्दी में, नवंबर दिसंबर में, तो वो फरवरी मार्च में निकलती है। किसान को दाम 10 से 15-20 रुपए मिलता है जी। अगर गर्मी में बरसात में गोभी लगाई जाए जी, तो उसी फसल का दाम 30 से 40 रुपए है जी। तो किसानों को पहले ये देखना है कि
ये जो फूलगोभी की जो मौसम, हाँ जी। पहले तो उनको पहले तो क्षेत्रफल देखना हमने, कितनी अब आपके पास ज़मीन है, कितने आप खेती करना चाहते हैं, उस पर कौन कौन सी फसलें लेना चाहते हैं जी। तो इसी हिसाब से किसान को डिसाइड करना चाहिए कि प्राथमिकता क्या है, कौन सी चीज़ में कैसे लगाई जाए जी। ठीक है जी। इसी तरह से मटर है जी। अब मटर का आप भाव देखेंगे आजकल थोड़ा तो ठीक हो गया, परंतु इससे पहले 100-150 रुपये था। अब थोड़ा थोड़ा नीचे का प्लेन से मटर आना शुरू हुआ तो थोड़ा दाम अब 50-60 के करीब है जी। तो ये मतलब वही है जो हमारा ऑफ सीजन वेजिटेबल कल्टीवेशन है। तो किसान को देखना है कि किस समय पे लगाई जाए ताकि उसको जो है रेट जो है दाम फसल का ज़्यादा मिले जी। ठीक है। तो जैसे फूलगोभी का मैंने बताया गर्मी बरसात में लगाएं तो ज़्यादा दाम है जी। और इसी तरह से मटर है, मटर की जो ऊपर के क्षेत्र छोड़ दे जाए किनौल हाउसपुटी के, वहाँ तो एक ही फसल आती है जी। मार्च अप्रैल में हम लगाते हैं और जुलाई अगस्त में निकलता है सितंबर में। परंतु जो कुछ क्षेत्र हैं सिरमौर के, शिमला के, सोलन के, मंडी है, कुल्लू है, तो इसमें अगर बरसात के समय में जुलाई अगस्त में हम प्लांटिंग करते हैं मटर की तो उसका दाम किसानों को बहुत अच्छा मिलता है। तो पहले तो ये कब समय हो जी, उसके बाद तो कई और घटक जैसे बीज है, खाद है, कीट है, बीमारी है, ये सारे इसमें सस्य क्रिया हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट, तो सारी देखनी पड़ती है जी। इसी बीच हमारे साथ एक हमारे दर्शक जुड़े हैं, शायद वो अपनी किसी समस्या के साथ जुड़े होंगे, शायद वो कोई जानकारी हमसे चाहते होंगे। तो हम जानना चाहते हैं अपने दर्शक से कि वो क्यों और किन सवालों के साथ हमसे जुड़े। हेलो जी, नमस्कार। अपना नाम बताएं, आप किस क्षेत्र से बोल रहे हैं ये बताएं। जी नमस्कार मैम, मैं अनिल बोल रहा हूँ, टनकपुर जिला चंपावत उत्तराखंड से जी। अपना सवाल बताएं, आप किससे और किस विषय पर बात करना चाहते हैं। जी मैं मुझे ये पूछना है कि हम पहली बार जो है वो फूल गोभी की मतलब जो है फसल उगाना चाहते हैं, और बट ये कि हमारी मिट्टी है वो दोमट मिट्टी है, तो मुझे ये पूछना है कि हम फर्स्ट टाइम मतलब गोभी की फसल इसमें दे सकते हैं। गोभी की फसल को लेकर इनका सवाल था। उत्तराखंड से ये बात कर रहे हैं कि गोभी की फसल ये पहली बार उगाना चाहते हैं, तो क्या ये वहाँ पर भी सफल हो सकती है या नहीं। डॉक्टर अमित से हम जानना चाहते हैं। ये उस पर निर्भर करेगा कि आपकी इस वक्त वहाँ पे मौसम किस तरह का है, किस जलवायु में आप रहते हैं या खेती होती है, और आमतौर पे वहाँ किन फसलों की खेती हो रही है जी। लेकिन अगर हम गोभी की बात करें, मैं फूल गोभी के हिसाब से आपको बताऊंगा, तो फूल गोभी को लगभग 18 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान चाहिए होता है। उसमें जो है गोभी आजकल के दिनों में अच्छी होती है, जिसको हम लेट ग्रुप की बोलते हैं। तो वो 18 डिग्री से तापमान जब कम होता है तो उसमें वो अच्छा फूल उसका बनता है। लेकिन अगर आपने अभी नर्सरी नहीं लगाई तो ये मैं ज़रूर कहूँगा कि ये जो दिसंबर का और जनवरी 15 तक का समय है, ये बिल्कुल अत्यधिक ठंडा होता है। तो इसमें नर्सरी हो सकता है समस्याएं आए या लेट तैयार हो जी। तो या तो इनको पहले लगानी चाहिए थी तो उसमें सफल हो सकते थे जी। अब अगर लगाते हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा रुक जाएं और जनवरी के मास में 5-7 जनवरी के बाद जो है उसको लगाएं नर्सरी को, और उसके बाद जो है वो लें। और लेकिन उससे भी पहले किस्म कौन सी लेनी है। तो किस्म जो है, जैसे इसमें एक लेट ग्रुप होता है, वो लगभग 140 से 150 दिन में जो है वो फूल गोभी तैयार होती है बिजाई के बाद। तो उससे बेहतर जो है एक मिडिल ग्रुप हम जिसको बोलते हैं, उसमें लगभग 90 दिन 100 दिन की वाली किस्में हैं। तो उस तरह से कुछ चुनाव उनको करना पड़ेगा। उसके लिए वो स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र भी होंगे वहाँ पर भी, और जो भी इनके राज्य ने अनुमोदित किए हैं किस्में, उसके अनुसार जो है ये निर्णय ले सकते हैं। परंतु गोभी एक ऐसी फसल है जो हर जगह मौसम के अनुसार उगाई जा सकती है जी। मुझे उम्मीद है कि हमारे जो दर्शक हमसे सवाल पूछ रहे थे, जो जानकारी चाहते थे, उसका उनको उत्तर मिल गया होगा। डॉक्टर अमित, आपसे ही हम जानना चाहते हैं कि मटर की ही अगर हम गोभी की ही अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन सी ऐसी किस्में रहती हैं गोभी की जो अधिक मुनाफा देती हैं। साथ ही साथ जब हम बीज का इस्तेमाल करते हैं या इसकी पनीरी तैयार करते हैं तो हमें किस तरह से बीज का उपचार करना चाहिए या पनीरी को तैयार करते हुए कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए। देखिए, जो इसमें वैसे तो जो अनुमोदित किस्में हैं प्रदेश के लिए, उसमें एक पूसा स्नोबॉल K1 कहलाती है किस्म। वो जो काला सड़न रोग है उसके लिए भी वो प्रतिरोधक क्षमता रखती है कुछ हद तक जी। और वो रोग हमारे प्रदेश में आता भी काफ़ी क्षेत्रों में है, काफ़ी ज़्यादा आता है, और बैक्टीरियल है क्योंकि
जीवाणु जनित है तो उसको नियंत्रण करना किसी भी और विधि से मुश्किल है। तो उसके लिए वो किस्म अच्छी है। उसके अलावा और भी बहुत सारी किस्में हैं जो हम अनुमोदित कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम आज के समय के अनुसार देखें तो हाइब्रिड का प्रचलन बहुत है। हाइब्रिड किस्मों का क्या है कि एक जल्दी तैयार होती हैं, उपज ज़्यादा होती है और देखने में अच्छी होती है, और यूनिफॉर्मिटी यानी एक समय पर जो है लगभग आपकी 80-90% फसल जो तैयार हो जाती है, जिससे फ़ायदा किसान को ज़्यादा है, क्योंकि क्वालिटी आजकल मार्केट में क्वालिटी भी देखी जाती है, तो अच्छी क्वालिटी की वो हो जाती है। तो उसमें लेकिन उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जो किस्में हम, चाहे हमारा विश्वविद्यालय, नौनी विश्वविद्यालय या पालमपुर विश्वविद्यालय, जो उन्होंने टेस्ट की हुई हैं वो ही अगर लगाएं तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम लगभग 4-5 स्थानों पर दोनों विश्वविद्यालय जो टेस्ट करते हैं उन किस्मों को, ताकि हम ये देख पाएँ कि विभिन्न जलवायु जो परिस्थितियाँ हैं उनमें वो किस्में कैसी हैं। उसके बाद ही हम अनुमोदित करते हैं कि हाँ ये किस्म जो है सफल हुई है और उसका परीक्षण सफल रहा है। तो ये जरूर ध्यान रखें। जैसे गोभी में आप बात कर रहे हैं, पूसा एक किस्म है कि जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये गोभी में फूल गोभी और बंद गोभी दोनों में ही आती है? नहीं, ये पूसा स्नोबॉल जो है फूल गोभी की किस्म है जी। जो बंद गोभी है उसमें कई तरह की पुरानी जैसे किस्में हैं, गोल्डन एकड़ है, प्राइड ऑफ इंडिया है, पूसा मुक्ता भी एक किस्म है, वो भी काला सड़न रोग के लिए जो है वो प्रतिरोधी क्षमता रखती है। ऐसी कई किस्में हैं, किंतु यहाँ पर भी वही मैं दोबारा से कहूँगा कि हाइब्रिड, क्योंकि नई किस्में अब हाइब्रिड की तरफ को हैं, किसान ऑलरेडी लगा रहे हैं जी। देश में लगभग 98% बीज जो है वो बंद गोभी का वो आयात किया जा रहा है जी। हाइब्रिड है वो जी। तो ओपन पॉलिनेटेड इतनी तो नहीं है, लेकिन जहाँ पे जैसे हम स्थानीय कृषि कर रहे हैं तो वहाँ पर लग भी रही हैं ये दूसरी किस्में, पर ज़्यादातर जो है जो टेस्ट की गई किस्में हैं उनको लगाना फ़ायदेमंद है। अब ज़्यादातर जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं जी कि सर्दी में जो फूलगोभी की किस्में हैं, पूसा स्नोबॉल K1 इन्होंने बताया, पूसा स्नोबॉल 1 है जी, तो ये ओपन पॉलिनेटेड है, हाइब्रिड नहीं है जी। तो किसान भाई इसकी खेती करें सर्दी के लिए जी। और हाइब्रिड जो है खास करके गर्मी और बरसात में ऐसी कोई वैरायटियाँ ओपन वाली नहीं है, ओपन पॉलिनेटेड, तो वहाँ हाइब्रिड का इस्तेमाल करें जी। क्योंकि फूलगोभी में तो फूल एक ही लगेगा जी। तो हम प्रेफर ये करते हैं कि ऐसी फसलें जहाँ नंबर जो फलों की संख्या ज़्यादा हो, जैसे टमाटर, मिर्च, खीरा, ज़्यादातर हाँ मटर में फलियाँ ज़्यादा लगती हैं, पर मटर में हाइब्रिड मुश्किल है, तो ओपी वैरायटीज चलती हैं। तो डॉक्टर साहब का बड़ा ठीक था किसानों के लिए सुझाव कि सर्दी के लिए पूसा स्नोबॉल K1 और पूसा स्नोबॉल 1। और अगर हम मटर की बात करते हैं तो मटर के जो बीज का इस्तेमाल किया जाता है उसका उपचार कैसे किया जाता है, या कौन कौन सी किस्में जो सही रहती हैं? चाहे फूलगोभी का तो डॉक्टर साहब ने बता दिया, डॉक्टर मित्र ने। अब मटर एक इसकी जड़ों में गांठें होती हैं, जो वातावरण की जो नाइट्रोजन है वो भी फिक्स हो जाती है, तो इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम चाहिए, ठीक है। जो वैरायटी है बहुत अर्ली हैं, अगेती हैं, जो कि तकरीबन 40 दिन में भी तैयार हो जाती है, 50 में जी। कोई समय ले रही है आपका 80-90 दिन ले रही है जी। कुछ किस्में ऐसी हैं जो 110-120 दिन भी ले रही हैं, तो इसमें काफ़ी विविधता है। तो किसान को किस चीज़ का ख्याल रखना होगा? पहले तो मैंने आप पहले ना सीजन का कौन से सीजन में लगाएं आप, मैंने पहले बात की थी। तो अर्ली वैरायटी जो है ये काफ़ी आपका जुलाई अगस्त में लगती है जी जी। ठीक है, अगस्त जैसे में जी। उसके बाद थोड़ा मिड सीजन की वैरायटी लगेगी, जिसमें आपका अर्कल आ गया, लिंकन आ गया, बोनबिले आ गया, या किनौरी आ गया, कुछ आज़ाद P1 है, आज़ाद P3 है, और पिछले साल ही 2 किस्में पालमपुर से अनुमोदित हुई हैं, हिमपालम मटर 1 है, हिमपालम मटर 2 है। ऐसी किस्मों का इस्तेमाल किसान भाई लेट सीजन के लिए कर रहे हैं जी। और अगर उनके बीज के उपचार की बात करें, बीज का जो उपचार है इसमें जैसे जो आगे फसलों में जो बीमारियां आती हैं जो बीज से भी जी। हो जाती हैं आगे पे, तो खास करके मटर के बीज का हम 2 तरह का उपचार पहले करें कि एक तो राइजोबियम कल्चर होता है, राइजोबियम, उससे जो है आपका जो नाइट्रोजन पौधे की जो शोषित जमीन में क्षमता वो ज़्यादा रहेगी जी। तो उसमें 10 से 15 ग्राम राइजोबियम कल्चर जो है 1 किलो बीज में डालें जी। उसको साथ में जो है अगर किसान भाइयों को नहीं मिलता है तो बीमारी की रोकथाम के लिए अलग से जो है बीज का उपचार 1 से 2 घंटे के लिए कर सकते हैं, जिसमें बेबिस्टिन का इस्तेमाल किया जा सकता है,
2.5 ग्राम जी, ठीक है जी, प्रति लीटर के हिसाब से जी, और उसी में अगर स्टेप्टोसाइक्लिन डाल दिया जाए जी, जैसे 1 ग्राम 10 लीटर में इसके हिसाब से दोनों का इकट्ठा मिश्रण से उपचार करें तो कुछ जो हमारी एस्कोग्लाइटा ब्लाइट इसमें आती है या फिर दूसरी जो बील्ट भी है और बैक्टीरिया ब्लाइट है वो कुछ उसका रोकथाम संभव है उपचार से। जी 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 ये बहुत सारी बातें हैं जो हमें आप बता रही हैं। हमें उम्मीद है कि हमारे किसान साथियों को बहुत लाभ पहुंचाएगी और मटर और गोभी की खेती अगर वो करने लगे होंगे तो ये सारी जानकारी उनको लाभान्वित करेगी। डॉक्टर अमित, आपसे जानना चाहते हैं, जब भी किसान साथी किसी भी फसल की अगर हम बात करते हैं तो मिट्टी से शुरुआत करते हैं, अपने खेत से शुरुआत करते हैं, तो आपसे जानना चाहते हैं कि अगर गोभी की फसल के लिए मिट्टी खेत तैयार करना है तो किस तरह की मिट्टी होनी चाहिए, किस तरह की जलवायु होनी चाहिए, किस तरह की खाद का वो इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन से उर्वरक हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है? जैसे बंद गोभी और फूल गोभी के लिए लगभग, क्योंकि ये एक ही वर्ग की फसलें हैं दोनों, तो इसमें हमें मिट्टी, तो देखिए मिट्टी की बात हम करें तो फसल की अपेक्षा से ज़्यादा ये है कि किसान के पास कैसा खेत है जी। तो हमारे पास जो पहाड़ी मिट्टी ज़्यादातर है ये लगभग कुछ जगह पथरीली है लेकिन ज़्यादातर ये काफ़ी ठीक मिट्टी रहती है। किसानों ने वर्षों से मेहनत किया तो वो मिट्टी अच्छी है जी। लेकिन फसल की स्वस्थ फसल के उत्पादन की दृष्टि से जो है थोड़ी सी जो है इसमें अम्लीयता होनी चाहिए मिट्टी में जी। लगभग 6.5 से लेकर 7 के बीच में जो है इसका, जिसको हम pH मान कहते हैं, वो रहना चाहिए जी। साथ में अगर दोमट हो, थोड़ी हल्की मिट्टी हो, लाइट जिसको हम सॉइल बोलते हैं, जिसमें थोड़ी सी रेतीली हो, हल्की सी रेतीली, तो उससे क्या है कि जड़ों को फैलने में आसानी रहती है जी। और फसल जो है वो जल्दी भी तैयार होती है। ये दो इसमें फ़ायदे उसके हैं। लेकिन अगर मिट्टी हमारी जैसे जिसमें पथरीली तो नहीं, जिसमें हैवी सॉइल जिसको हम बोलते हैं, भारी मिट्टी भी है, जिसमें क्ले की मात्रा ज़्यादा है, उसमें भी ये फसल अच्छी हो जाती है। और दोनों में जो ध्यान रखने की चीज़ ये है कि जब हम सिंचाई करते हैं तो जो हल्की मिट्टी है जिसको हम कह रहे हैं, रेतीली मिट्टी जिसको हम कह रहे हैं, उसमें क्या है कि फिर पानी तो उतना ही लगना है आपका जितना फसल को चाहिए, लेकिन आपको फिर क्या करना पड़ेगा कि पानी की जो मात्रा है उसको बांटना पड़ेगा। संख्या जो सिंचाई की संख्या बढ़ जाएगी, पानी उतना ही रहेगा। जैसे अगर हम भारी मिट्टी में 10 सिंचाई कर रहे हैं तो हमें वहाँ पे 15 या 20 करनी पड़ेंगी, जो इंटरवल घटाना पड़ेगा, कम समय पे कम सिंचाई करनी पड़ेगी। वहीं अगर भारी मिट्टी हमारी है तो हम उसमें हफ्ते में 10 दिन में भी सिंचाई कर सकते हैं। साथ ही क्योंकि ये ठंडे उसमें तापमान में होने वाली फसलें हैं तो नेचुरली है कि उसमें भी पानी की कमी हमारी घटती है। दूसरा है कि इनकी जड़ें ऊपर होती हैं तो उस हिसाब से भी पानी की मात्रा ज़्यादा देने से अच्छा है कि सिंचाई की संख्या हम बढ़ाएं जी। तो ये 2-3 इसमें फ़ायदे हैं। और बात रही उर्वरक की जी, तो शुरू में जो है बिल्कुल जैसे प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 10,000 वर्ग मीटर के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि उसमें लगभग 15 से 20 टन जो है अच्छी गली सड़ी जो गोबर की खाद होती है, हमारे गाय के उसकी होती है, यहाँ पर गाय हमारे यहाँ ज़्यादा होती हैं, तो गाय के गोबर की जो खाद है उसको हमने प्रयोग करना है। वो शुरू में हमने जब हम खेत तैयार कर रहे हैं उस वक्त हमने डाल देनी है, अच्छी तरह से मिला देनी है। गला सड़ा होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उसके साथ कई तरह के कीट, ये जो एक कटवा कीड़ा बोलते हैं उसको, वो भी आ जाता है। वो आपकी पौधे आप लगाएंगे, आज लगाई और शाम को जो है वो खा जाएगा, सुबह आपको कटी हुई मिलेगी। और ऐसा अक्सर हो रहा है, किसान भाई और इसको जानते हैं बात, तो वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद 3 तरह की खादें होती हैं, नाइट्रोजन खाद हो गई, एक फॉस्फेट खाद हो गई और एक पोटाश खाद हो गई। तो फॉस्फेट और पोटाश खाद क्या है कि ये धीरे धीरे उपलब्ध होती हैं, ये फिक्स हो जाती हैं मिट्टी में, तो इनको शुरू में इनकी पूरी मात्रा जो भी अनुमोदित मात्रा है वो पूरी की पूरी हम शुरू में डाल देंगे जब हम खेत तैयार कर रहे हैं और हमने पौधे लगाने हैं, फिर धीरे धीरे मिलती रहेगी। जहाँ तक नाइट्रोजन की बात है उसको 3 या 4 भागों में हम बांट सकते हैं। जैसे वैरायटी अगर लेट ग्रुप की है गोभी की तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसको 4 भागों में बांट ले तो अच्छा है, अदरवाइज 3 भागों में तो कम से कम बांटना है। उसमें से 1/3 जो है वो खेत तैयार करते वक्त पौध लगाने से पहले वो हम मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से मिट्टी में। और उसके बाद दूसरा भाग है वो लगभग रुपाई के 1 महीने बाद या 40 दिन बाद हम डाल सकते हैं, डिपेंड करता है किस्म की जो ड्यूरेशन कितनी है, उसका कितने समय तक वो तैयार होने वाली है, कितने दिन लेगी तैयार। उसके बाद तीसरी या चौथी जो भी जैसे भी है वो मात्रा फिर आखिर में बची हुई वो सारी हमने डाल दी। उसका कारण ये है कि नाइट्रोजन जो है वो बड़ी जल्दी पानी में घुल के बह जाती है और सिंचाई हम करते ही हैं या बारिश भी पड़ती है खेत में, तो उससे यह है कि नाइट्रोजन का नुकसान आपका ज़्यादा होगा और लाभ कम होगा जी।
डॉक्टर शर्मा, आपसे अब हम जानना चाहते हैं, जैसे हम गोभी की बात कर रहे हैं, उम्मीद है कि जो हमारे किसान साथी हैं वो ये सारी बातें समझ पा रहे होंगे, क्योंकि वो अनुभव प्राप्त कर चुके होते हैं, हर बार वो फसलें लगाते हैं। तो अब आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे गोभी के बारे में हमने खाद का इस्तेमाल किया या मिट्टी की जांच करवाई, मिट्टी का हमने जाना कि किस तरह की मिट्टी है, तो हमें क्या मटर के लिए भी उसी तरह से ध्यान रखना होता है या कुछ और खास बातें होती हैं? तकरीबन मिट्टी और जो जल की बात करी डॉक्टर अमित विक्रम ने, वो ठीक है। इधर भी ऐसे मटर में तकरीबन ऐसे चलेगा, पर जो खाद की जो मात्रा है, फूल गोभी बड़ी हैवी फीडर है, उसमें आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम ज़्यादा चाहिए, मटर में कम चाहिए। मटर में अगर 1 बीघा की बात करें किसान भाइयों के लिए, तो सिर्फ 4 किलोग्राम हम यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं जी। और जैसे इन्होंने कहा 2 किलोग्राम बुआई के समय, और जो बाकी 1-1 किलो जो है 1-1 महीने के बाद डाल दें जी। इसी तरह से जो फास्फोरस है उसमें 30 किलोग्राम, परम्यूरेट ऑफ पोटाश 8 किलोग्राम, वो बुआई के समय दोनों खादों को पूरे डाल दें जी। इसके साथ जो है गली सड़ी गोबर की खाद भी कम चाहिए इसमें, मुसीबत गोभी के, जिसमें सिर्फ 16 कुंटल प्रति बीघा के हिसाब से किसान भाइयों को डालना चाहिए जी। बहुत ही अच्छी जानकारी आप दोनों ही हमारे किसान साथियों को दे रहे हैं। किसान साथी को हम बता दें कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अगर हमें जानकारी ना हो तो भी हमें उसकी जानकारी मिल सकती है। उसके लिए आपको क्या करना है, नज़दीक के कृषि विभाग केंद्र बने होते हैं, आप वहाँ जाकर भी बात कर सकते हैं या उनसे संपर्क भी कर सकते हैं। डॉक्टर शर्मा, आप इससे हम जानना चाहते हैं कि जो शस्य क्रियाएँ रहती हैं, मतलब अगर हमने खेती कर दी तो उसके बाद फसल बीज की बुआई कर दी, उसके बाद कौन कौन सी ऐसी बातें होती हैं जिनका ख्याल हमें रखना होता है, जैसे कि हम खरपतवार निकालते हैं, उनको निकालते हुए सारी इसमें जैसे खरपतवार नियंत्रण भी है। आम तौर पे जो सर्दी वाली फसलें हैं उसमें खरपतवार की इतनी समस्या नहीं रहती जितनी बरसात में रहती है। ठीक है, तो वहाँ हमारे को ज़्यादा निराई गुड़ाई का ध्यान देना पड़ता है, नंबर 1। नंबर 2, जैसे खादों का उचित इस्तेमाल जी। तीसरा जो है, जो बीमारी या कीट आ गया तो उसकी परख होनी चाहिए किसान को, आ रहा है तो क्या करा जाए, कौन सी दवाई लगाई जाए, कौन सा इंसेक्टिसाइड स्प्रे किया जाए, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है उसके लिए। खास करके जैसे मटर है, एक बड़ी कॉमन बीमारी है जिसमें सफ़ेद चूर्ण पत्तों पे, टहनियों पे, फलियों पे बन जाता है, और अगर स्प्रे ना किया जाए किसान तो फलियां काली पड़ जाती हैं, तो मार्केट वैल्यू उसकी डाउन हो जाती है। तो पता कि ये जो है पाउडरी मिल्ड्यू बीमारी है जी। तो कैसे कंट्रोल होगी? बेबिस्टिन से भी कंट्रोल हो सकती है, उसको कंटाफ भी किया जा सकता है, उसको स्कोर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, उसमें कैरोथिन भी इस्तेमाल किया सकता है। इस तरह तो किसान को देखना भी कौन सा फंजीसाइड कितना सस्ता है और कब, कहाँ और कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो इसके लिए किसान तो अगर इस बात की जानकारी नहीं रखता है तो वो तो मुश्किल में पड़ जाएगा। तो क्या कोई आपका हेल्पलाइन नंबर रहता है जिस पर वो कॉल करके? हेल्पलाइन नंबर तो देखिए, तो टोल फ्री नंबर ऑल इंडिया बेस पे है ही है। विश्वविद्यालय का जैसे हमारा सब्जी विभाग है जी, तो इसका 01792 252 329, एक तो ये है, और दूसरे एक्सटेंशन का दसा वो एक और नंबर है जो विशेष रूप से कृषकों की सहायता के लिए ही है जी। उसका नंबर है 01792 252 426 जी। तो इन नंबर्स के जरिए भी किसान जो अपनी जानकारी है उसको बढ़ा सकता है। अब आपसे जानना चाहते हैं ऐसी कौन सी खास बातें हैं जो किसान को ध्यान रखनी होती है जब वो गोभी की फसल ले रहा होता है, जैसे कि रोग आ जाते हैं या कीट पतंगे लग जाते हैं? सर्वोपरि तो है कि आपका बीज जो है वो एक अच्छे सोर्स से होना चाहिए जी। और वास्तव में वो बीज होना चाहिए, ये नहीं कि भी मैंने किसी से पकड़ लिया या बिल के बिना ले लिया। बिल लेना बहुत ज़रूरी है। कई समस्याएं हमने देखी हैं कि अक्सर किसानों के पास हम जाते हैं कि बीज ठीक नहीं निकला या फसल ठीक नहीं निकली बाद में, तो लेकिन उनके पास बिल नहीं था, उनके पास कोई प्रूफ नहीं था कि भी हमने ये बीज खरीदा है और इसी वैरायटी का ये बीज है। तो एक तो वो है सबसे इम्पोर्टेंट, बीज है जी। जो एक संस्कृत वो है कि सुबीजम सुक्षेत्रे जायते संपद्यते, तो वही बात बीज से शुरू होती है। उसके बाद हम बात करें तो बीज का उपचार जी। जैसे गोभी है तो उसमें काला सड़न जो एक महत्वपूर्ण रोग है, तो काला सड़न का एक गर्म हाई टेम्परेचर का हम ट्रीटमेंट करते हैं 52 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 30 मिनट के लिए बीज को ट्रीट करना है। वो आप जहाँ भी कृषि विभाग की लेबोरेटरीज हैं वहाँ करवा सकते हैं, क्योंकि उनके पास वो कंट्रोल्ड तापमान वाली इक्विपमेंट होती है जिसको हम वाटर बाथ बोलते हैं।
तो उसमें वो बीज का हम ट्रीटमेंट करते हैं, उसके तुरंत बाद आप उसको बीज सकते हैं। तो काला सड़न जो आपका शुरू में ही रुक जाएगा जी। अदरवाइज वो आपके बैक्टीरियल बीमारी है तो उसको नियंत्रण करना बाद में कठिन है। तो ये इसमें दो चीज़ें जो है विशेष रूप से ध्यान रखने की जी। डॉक्टर HR शर्मा और डॉक्टर अमित विक्रम, आप दोनों ने ही मटर और गोभी वर्गीय सब्जियों के बारे में अति विस्तार से हमारे किसान और बागवान साथियों को जानकारी दी, उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसान और बागवान साथियों, हम उम्मीद करते हैं कि मटर और गोभी वर्गीय सब्जियों की अगर बात हो तो आज के इस कार्यक्रम से आपको ज़रूर अच्छी जानकारी मिली होगी और भविष्य में जाकर इन जानकारियों का इस्तेमाल अगर आप अपनी खेती में इस्तेमाल करेंगे तो ज़रूर आपको अच्छा खासा लाभ मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ और इसी उम्मीद के साथ कि आपको अच्छा लाभ मिले, आपकी आमदनी में इजाफा हो, आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन आपको नहीं जाना है कहीं, आपको देखते रहना है DD शिमला। नमस्कार, शुभ संध्या।